फॉर इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राजीव। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। आज की पहली बड़ी खबर, ब्राजील के फोर्टलेजा शहर में आज से 5 देशों का ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बर्लिन से फोर्टलेजा पहुंचे। सम्मेलन से पहले फोर्टलेजा में प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 80 मिनट तक बात हुई, जबकि दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट का समय निर्धारित था। चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन आने का न्यौता दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच पर्यटन और कारोबार बढ़ाने के साथ कैलाश मानसरोवर के नए रूट को लेकर भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच आपसी बातचीत के जरिए सीमा विवाद को भी सुलझाने पर सहमति बनी। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 5 देशों का संगठन है। ब्रिक्स देशों में दुनिया भर की करीब 43% आबादी रहती है। दुनिया कुल जीडीपी का करीब 21% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। ब्रिक्स देशों के पास कुल मिलाकर करीब 44 खरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी कारोबार लगभग 300 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 2015 तक आपसी कारोबार 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 होंगे। मोदी की गैर हाजिरी में देखेंगे कामकाज। प्रधानमंत्री के ब्राजील रवाना होने से पहले पीएमओ ने कैबिनेट सचिव को एक गुप्त नोट भेजकर निर्देश दिया है। नोट में कहा गया कि पीएम की विदेश यात्रा के दौरान गृह मंत्री सरकार के अनौपचारिक मुखिया होंगे। साझा चिट्ठी में लिखा गया है कि मोदी की गैर मौजूदगी में तमाम विषयों के संबंध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से ही सलाह ली जाए। आपको बता दें कि ऐसा ही संकेत शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला था, जब प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह ने शपथ ली थी। उसके बाद सुषमा और जेटली की बारी आई थी। राजस्थान के अलवर में विशाल मेगामार्ट में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। आग की लपटों को देखते हुए आसपास मौजूद 250 घरों को एहतियातन खाली करा लिया गया। विशाल मेगामार्ट में रात 11 बजे आग लगी। इसकी सूचना मिलते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग से विशाल मेगामार्ट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। जांच में प्रशासन की लापरवाही की बात सामने आई है। विशाल मेगामार्ट को फायर एनओसी नहीं मिला था, फिर भी ये रिहायशी इलाकों में कई साल से चल रहा था। विशाल मेगामार्ट के पीछे केमिकल गोदाम और पेंटिंग का गोदाम भी है। आग और भड़क जाती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। यूपी के बहराइच में गोकुल एक्सप्रेस में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गोंडा से कासगंज की तरफ रवाना हुई इस ट्रेन के इंजन में रिसिया स्टेशन के पास आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। रात की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग समेत पूरी केदारनाथ घाटी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे जगह जगह टूट गया। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग नैताला भातुक सौडलाल डंग के पास मलबा आने से जाम हो गया। उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग कुटैती देवी के पास मलबा जमा होने से बंद हो गया। रात भर केदार घाटी में जमकर बारिश के बाद अलकनंदा नदी समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। अभी भी आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को मार्ग कुटैती देवी के पास मलबा जमा होने से बंद हो गया। रात भर केदार घाटी में जमकर बारिश के बाद अलकनंदा नदी समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। अभी भी आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं को गंगोत्री यमुनोत्री धाम जल्द से जल्द छोड़ देने की सलाह दी गई है। आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक मनोज कुमार पर जीटीबी अस्पताल में गार्ड के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि विधायक मनोज कुमार ने महिला गार्ड के साथ भी बदतमीजी की। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज अस्पताल के गार्ड्स पर ही बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मनोज कुमार सोमवार की रात 10:30 बजे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को देखने जीटीबी अस्पताल पहुंचे थे। मनोज कुमार के साथ कई कार्यकर्ता भी थे, जिन्हें अंदर जाने से रोका गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों से शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। संसद में आज भी वैदिक के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार हैं। वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वैदिक हाफिज सईद मुलाकात पर बयान दे सकती हैं। वैदिक सईद मुलाकात को लेकर राज्यसभा में कल कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया था।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों के हंगामे की वजह से सोमवार को सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने वैदिक और बाबा रामदेव पर हमला बोला और इसे शर्मनाक घटना बताया। आनंद शर्मा ने बीजेपी और सरकार से पूछा कि आखिर रामदेव के सहयोगी किस हैसियत से हाफिज सईद से मिले थे। साथ ही कहा कि अधिकारियों की जानकारी या इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के सहयोग के बिना ये मुलाकात नहीं हो सकती। वैदिक हाफिज मुलाकात पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जवाब दिया। जेटली ने कहा कि सरकार ने वेद प्रताप वैदिक को हाफिज सईद से मिलने के लिए नहीं भेजा, ये उनकी व्यक्तिगत मुलाकात है। कांग्रेस पर हमला करते हुए वैदिक ने कहा कि हाफिज सईद जैसे लोगों से मिलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद, उमर शंकर अय्यर भी पाकिस्तान जाने वाले शिष्टमंडल में मेरे साथ थे, लेकिन वो हाफिज से नहीं मिले। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब मीडिया से पूछा कि हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात को उसकी आपको जानकारी थी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वैदिक ने मुलाकात पर यह भी कहा कि इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने खुद फेसबुक पर पोस्ट की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के करीबी लोग देश के दुश्मनों से मिले, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वैदिक की पाकिस्तान यात्रा से सरकार का कोई संबंध नहीं और हाफिज सईद भारत के लिए आतंकवादी ही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने वैदिक का बचाव किया और कहा कि उनका काम है लोगों से मिलना। कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह शोर शराबा कर रही है। कांग्रेस ने वेद प्रताप वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात को लेकर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वैदिक और हाफिज की मुलाकात वाले पोस्टर चलाए। ये लोग वैदिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वैदिक का पुतला फूंका और मामले की जांच की मांग की। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने वैदिक से मुलाकात पर भारत में मचे घमासान पर सवाल खड़े किए हैं। हाफिज सईद ने ट्वीट कर कहा कि हमारी मुलाकात पर भारत में हंगामा होना शर्मनाक है। साथ ही आतंकी हाफिज ने इस मुलाकात को संसद में उठाए जाने पर हैरानी जताई है। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने लिखा कि इस मुद्दे पर संसद में हंगामा होना संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ होता हुआ दिख रहा है। नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति से संबंधित ट्राई संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में ट्राई संशोधन बिल को लेकर टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, एसपी और एआईएडीएमके सरकार का समर्थन करती हुई नजर आई। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई ने लोकसभा में ट्राई संशोधन बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्राई संशोधन बिल को संसद की सर्वोच्चता पर आघात बताया और इसे वापस लिए जाने की मांग की। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार संसद की गरिमा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लोकसभा में पास होने के बाद अब ट्राई संशोधन बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा की ही तरह पार्टियों का समर्थन मिलता है तो बिल आसानी से पास हो जाएगा। ट्राई कानून के मुताबिक इसके अध्यक्ष को रिटायर होने के बाद केंद्र या राज्य सरकारों से जुड़े किसी पद पर नहीं रखा जा सकता है, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने 28 मई को अध्यादेश के जरिए नृपेंद्र मिश्रा की पीएम के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति की थी। नृपेंद्र मिश्र यूपी कैडर के 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 5 साल पहले ट्राई के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। नृपेंद्र मिश्र साल 2006 से 2009 तक ट्राई के चेयरमैन रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 2 दिनों की भारत यात्रा पर जयपुर पहुंचे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आज जयपुर के अक्षय पात्र केंद्र जाएंगे। कल वो लखनऊ आएंगे। जयपुर के जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र केंद्र में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाता है। और अब खबरें क्राइम और हादसे से जुड़ी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। रात करीब 11 बजे हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो फुटपाथ से जा टकराई। बाइक सवार दोनों लोग दिल्ली से नोएडा की ओर जा रहे थे। दिल्ली के शादरा इलाके में बदमाशों ने एक पुलिस कांस्टेबल को दिन दहाड़े गोली मार दी। काफी नजदीक से गोली लगने की वजह से कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। कांस्टेबल शिवराज कल दोपहर किसी काम से शादरा आए थे, तभी अज्ञात हमलावर उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। कांस्टेबल शिवराज दिल्ली के जाफराबाद इलाके में तैनात थे। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के बाहर घरेलू विवाद से परेशान एक महिला ने खुद को आग लगा ली। आनंद फानन में महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक महिला का अपनी बहन से विवाद चल रहा था। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शालिनी नाम की एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए 2 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 2 झपटमारों ने महिला का बैग छीन लिया, लेकिन उसने दौड़कर बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस इस बहादुर महिला को इनाम देने की बात कर रही है। गुजरात के उदयपुर में एक स्कूली छात्रा को उसके टीचर ने जहर देकर मारने की कोशिश की। आरोपी टीचर 4 साल से शादी का झांसा देकर पीड़ित के साथ अवैध संबंध बना रहा था।
आरोपी ने एक छात्र को धोखे से घर बुलाया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे जहर खिला दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़ित की जान बच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मदारी गैंगरेप मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही सीबीआई को झटका लग सकता है। अगर पोस्टमार्टम करने में सीबीआई ने देरी की तो इस बात का डर है कि पीड़ित बहनों की कब्रगाह कहीं पानी में न बह जाए। दरअसल पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने दोनों बहनों को गंगा घाट के किनारे दफनाया है। बरसात के मौसम में हरिद्वार और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, इससे गंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं पीड़ित बहनों के शव गंगा नदी में बह न जाए। इस मामले में संबंधित अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मामूली विवाद पर एक परिवार पर बंदूक से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक के माता पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पेशे से वकील है। इंदौर के विदुर नगर इलाके में लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने कानून की जरा भी परवाह नहीं की। युवक पर चोरी का आरोप था। चोरी की एक वारदात के बाद से वो गायब था। लोगों की जैसे ही इस पर नजर पड़ी वो इस पर टूट पड़े। इंदौर के ही 1 साल के बच्चे की पानी में भरे बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। घर के सदस्य काम में व्यस्त थे। बच्चा खेलते खेलते पानी रखी बाल्टी में पलट गया। मां ने जब बच्चे की खोजबीन की तो वो बेसुध हालत में बाल्टी में मिला। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, हालांकि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। लखनऊ में नदी में नहाने गए 4 छात्र पानी में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 4 में से 2 को डूबने से बचा लिया। आसपास मौजूद लोग बाकी 2 छात्रों को डूबने से नहीं बचा पाए। चारों लखनऊ पब्लिक स्कूल के 12वीं के छात्र हैं। हादसे का शिकार हुए लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान एक कार ने इन्हें रौंद दिया। मेरठ में सोमवार रात सड़क हादसे के शिकार हुए कांवड़िए की इलाज के दौरान मौत हो गई। NH 58 पर डीसीएम और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 दर्जन कांवड़िए जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक गुरुद्वारे की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा बुरहानपुर के राजघाट इलाके में हुआ। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर है। इराक में चल रहे युद्ध में भारत के 4 लड़कों के शामिल होने की खबर पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि मुंबई और ठाणे के 4 लड़के इराक में ISI संगठन में शामिल हो गए हैं। कल्याण के बाजार पेट के रहने वाले इन चारों के नाम हैं अरीब एजाज मजीद, अमन तांडेल, सहीम तानकी और फहाद तंदीर। 4 लड़कों की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। इनके घर वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। 5 दिन पहले घर वालों को इन लड़कों के मोबाइल फोन से एक SMS आया, जिसमें लिखा था, अब हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। इनके घर वालों ने कल्याण पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी है। वो चिट्ठी भी पुलिस को सौंप दी गई है, जो उनके बेटों ने भेजी थी। ATS और IB की टीम इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से 30 नॉटिकल मील दूर बीच समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एक डूब रहे जहाज MV प्रियंका से 20 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 चेतक हेलीकॉप्टर, 2 जहाज, 3 फास्ट पेट्रोल वेसल का इस्तेमाल किया गया। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे जहाज लहरों के बीच में बुरी तरीके से फंसकर एक तरफ झुकने लगा था। जहाज पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। हालांकि इस जहाज पर अभी भी काफी सामान लदा हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिन तक हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। 17 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में जाने को लेकर एहतियात बरतने को कहा गया है। कल दोपहर 1:45 बजे समंदर में लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। दिल्ली में बिजली किल्लत के खिलाफ असदगुज इलाके में BSES दफ्तर पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने BSES अधिकारी की नेम प्लेट उखाड़कर उसे पैरों से रौंद दिया। गुस्साए लोगों ने बिजली कटौती बंद न होने पर उग्र प्रदर्शन की धमकी भी दी। दिल्ली में ABVP कार्यकर्ताओं ने UPSC ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई छात्र हिरासत में लिए गए। ABVP कार्यकर्ता यूपी से 80 छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। UPSC कई छात्र हिंदी मीडियम के छात्रों से भेदभाव खत्म करने और CSET खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद में PTC कर चुके 2011 बैच के अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय के दफ्तर का घेराव किया। ये लोग प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उनकी जगह पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। गुजरात के पाटन में पुलिस और छात्रों के बीच में जमकर झड़प हुई। कुछ पुलिस वाले और छात्र जख्मी हो गए। दरअसल ये छात्र अपने गांव से शहर के लिए चलाई जा रही बस बंद होने से नाराज थे। बस की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला। पुलिस वालों ने कांवड़ियों को जबरन मंदिर में जाने से रोक दिया। जो कांवड़े मंदिर परिसर के अंदर थे उन्हें पकड़कर बाहर खदेड़ दिया गया। कांवड़ियों पर डंडे और लात घूंसे भी बरसाए गए। सारा विवाद CM शिवराज सिंह के महाकाल मंदिर में आने को लेकर शुरू हुआ। पुलिस CM के दौरे को देखते हुए कांवड़ियों को जबरन हटाने लगी।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर पार्टी में मचा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुफरान आजम ने राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। गुफरान ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा कि 10 साल में भी राहुल बोलना नहीं सीख पाए, उसे पार्टी पर क्यों थोपना चाहते। साथ ही चिट्ठी में गुफरान ने लिखा है कि हम तो थक गए हैं सुन सुनकर, कोई उसे पप्पू बोलता है, कोई मुन्ना बोलता है, शर्म आती है। मेरे मुताबिक वो राजनीति में किसी भी हिसाब से फिट नहीं है। गुफरान आजम ने आगे लिखा कि राहुल ने समझा कि यूथ कांग्रेस एक लैब है, उन्होंने प्रयोग किए और उसे तबाह कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नए राज्यपालों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाईक को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जबकि यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके केसरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं एबीवीपी के संस्थापक सदस्य रहे संघ के करीबी ओपी कोहली को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके बीजेपी के सीनियर लीडर बलरामजी टंडन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। पीवी आचार्य को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, उन्हें त्रिपुरा के गवर्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाले दिनों में लालजी टंडन, कैलाश जोशी, वीके मल्होत्रा और शांता कुमार को राज्यपाल बनाया जा सकता है। मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने से इनकार। सेना जम्मू कश्मीर से आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने का विरोध कर रही थी। हरियाणा में गुरुद्वारों की देखरेख के लिए अलग प्रबंधन कमेटी का गठन को मंजूरी मिल गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने मंजूरी दी। विधानसभा में इस विधेयक का बीजेपी और नेशनल लोकदल ने विरोध किया था। एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने सिखों से अपील की है कि सिख समुदाय को बांटने की कांग्रेस की साजिश के आगे घुटने न टेकें। बीजेपी हरियाणा विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 16 जुलाई को हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन पर भी चर्चा होगी। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जनरल बिक्रम सिंह ने भारत चीन सीमा सड़क को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी से बात की। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा को प्रदूषित करने वाली 48 इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही उमा भारती ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए 165 उद्योगों को निर्देश जारी किए गए हैं। जेडीयू ने इस बात के संकेत दिए हैं बिहार विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी। पार्टी नेता राजीव रंजन के मुताबिक ज्यादातर जेडीयू विधायकों की यही राय है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के मसले पर अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी आलाकमान को विधायकों की राय बताई जाएगी। जेडीयू नेता के मुताबिक जनता ने उनकी पार्टी को जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए सत्ता सौंपी थी, इसलिए जनता के विश्वास को नहीं तोड़ा जा सकता। जंगल राज से राजीव रंजन का इशारा आरजेडी के शासनकाल से था। हाल ही में जेडीयू ने सदन में बहुमत हासिल करने और राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लालू की पार्टी आरजेडी का सहारा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2012 में चलती बस में हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। मुख्य आरोपी अक्षय और विनय ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें उन्हें फांसी दी गई है। लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और केसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आरोपी लगातार अदालत की कार्रवाई में गैर हाजिर रहे। नाबालिग यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम को सोमवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। आज लड़की के माता पिता का बयान दर्ज करवाया जाएगा। कोर्ट में आसाराम की पेशी के दौरान उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया। दिल्ली से कटरा गई पहली श्री शक्ति एक्सप्रेस आज सुबह 5:18 पर कटरा स्टेशन पहुंच गई। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वैष्णो देवी के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया था। ट्रेन शाम ठीक 5:30 बजे कटरा के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन हर रोज चलेगी। वापसी के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस रोज रात को 10:55। ट्रेन शाम ठीक 5:30 बजे कटरा के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन हर रोज चलेगी। वापसी के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस रोज रात को 10:55 पर कटरा से चलेगी, जो कि सुबह 10:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। अब खबरें विदेश की। मोदी सरकार के बजट के बाद नौकरी में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 3 से 4 सालों में 50 लाख से 1 करोड़ नौकरियों के अवसर मिलेंगे। जल्द ही डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से जुड़ी दवाएं सस्ती हो सकती हैं। भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर करीब 35 अरब रुपए का जुर्माना लगा दिया है। रिलायंस की केजी D6 ब्लॉक से लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने की सजा दी गई है। महंगाई के मोर्चे पर चौतरफा घेरी सरकार को बड़ी राहत मिली है। थोक महंगाई दर पिछले 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई। जून में थोक महंगाई दर घटकर 5.43% हो गई है। मई में महंगाई दर 6.01% थी।
जून में खाने पीने की महंगाई दर में भी गिरावट आई है। दर अब 8.14% हो गई, जबकि मई में 9.5% थी। थोक महंगाई दर में भले ही कमी आई हो, लेकिन बाजार में महंगाई की मार अब भी कायम है।